वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। पिछले लेक्चर में हमने फाइनली कन्वर्जेंस का नोशन डिफाइन किया। अगर हमारे पास कोई रियल सीक्वेंस है तो हम बोलते हैं वो कन्वर्ज करता है एल पर अगर ये चीज़ होती है, और इस पर हमने बहुत समय बिताया था, तो मैं इसके पीछे जो रीजनिंग है या जो सोच है उसमें नहीं जा सकता। वो आप लेक्चर पर वापस जा सकते हैं अगर समझना है तो। ग्राफ ऑफ द सीक्वेंस की मदद से हमने समझा था ये सारे कॉन्सेप्ट, एप्सिलॉन, बैंड एट्सेट्रा, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ, आपको मालूम है। और ये जो एल है इसको लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस बोलते हैं, और हमने शो किया था कि लिमिट यूनिक होती है। कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर पर तो केवल उसी पर करेगा, किसी और पर नहीं। और क्या देखा था, और हाँ, एक ये प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हमारे पास कोई रियल सीक्वेंस है और उसका कोई अपर बाउंड है हमारे पास बी, यानी कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है हमेशा, तो जो भी उसकी लिमिट है अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, अभी तक तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा कि वो कन्वर्ज कर रहा है, पर अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो जो उसकी लिमिट है उस पर भी सेम अपर बाउंड अप्लाई होगा। इसका प्रूफ मैंने शब्दों में समझाया था, मैंने लिखा नहीं था, और ये एक्सरसाइज था आपका, तो तब नहीं किया तो अभी कर लें क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, some problems for practice and now let us get started। तो कन्वर्जेंस हमने डिफाइन तो कर दिया, पर हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा ऐसे थ्योरम्स या टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिससे हम तय कर सकें कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो कई सारे जो अगले लेक्चर्स होंगे वो इसी बारे में होंगे कि कैसे तय करें कोई गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं, और अगर है तो उसकी लिमिट क्या है। सबसे आसान तरह के जो सीक्वेंस होते हैं, जो सबसे सिंपल होते हैं, वो होते हैं मोनोटोन सीक्वेंसेस। यहाँ पे कुछ पिक्चर बनी हुई है, इस पर आएंगे। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ, एक बार ये डेफिनेशन हम पहले देख भी चुके हैं। तो अगर हमारे पास कोई रियल सीक्वेंस है then we say that the sequence is increasing या ये भी बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, वो भी लिख देता हूँ, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ किसी भी स्टेप पर डिक्रीमेंट ना हो। इसी बात को और स्पष्ट करके लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, राइट। किसी भी स्टेप पर डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। उसी तरीके से हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग डिफाइन कर सकते हैं, तो वो आप खुद से लिख लेंगे उसकी डेफिनेशन। और वी से इट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन एक्सरसाइज है, और वी से द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक या मोनोटोन भी बोलते हैं, मोनोटोन सीक्वेंस if it is monotonically increasing or decreasing। if it is increasing or decreasing लिख देता हूँ बस। ऑलराइट, तो बहुत ही सरल डेफिनेशंस। और ये एक प्लॉट बना है किसी सीक्वेंस का, ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का प्लॉट है। किसी भी स्टेप पर डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ये जो प्लॉट है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हर स्टेप पे स्ट्रिक्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम्पल और व्हाटएवर वन पिक्चर टू इलस्ट्रेट दिस डेफिनेशन। पॉइंट इज कि अगर हमारे पास एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है और अगर वो इंक्रीजिंग है, देन मैं कुछ लिख रहा हूँ जो मैं समझाऊंगा। देन दिस हैपन्स। पर कहने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि वो सीक्वेंस नेसेसरीली कन्वर्ज करेगा। ये लिखने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये चीज़ इनफाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सीक्वेंस ले लें एक्स एन इक्वल्स एन फॉर ऑल एन, ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है इसका सुप्रीमम? ये जो चीज़ लिखी है क्या है? दिस इज जस्ट द सुप्रीमम ऑफ ऑल द थिंग्स which are there in the sequence, meaning supremum of this set which is infinite, right? तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिट n इज इन्फिनिट। इसका मतलब क्या है
ये नोटेशन हमने पिछली बार नहीं देखी, मैं भूल गया बताना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोटेशन डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी, या अगर गिवन सीक्वेंस है हमारे पास, इफ एक्स एन इज अ रियल सीक्वेंस, then we write to mean this sequence diverges to infinity. ये डेफिनेशन हमने पिछली बार देखी थी। डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी का मतलब हमने देखा था, बस उसकी नोटेशन में बताना भूल गया था। तो दो संभावनाएं हैं, या तो ये चीज़ फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। जब ये फाइनाइट है तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारा जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कन्वर्ज भी कर रहा है, और किस पर कन्वर्ज कर रहा है? अपने सुप्रीमम पर, मतलब इस चीज़ के सुप्रीमम पर, इस सेट के सुप्रीमम पर, कहने का मतलब। और अगर ये चीज़ इनफाइनाइट है तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मोनोटोन सीक्वेंस है, जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पर। ओके, तो लेट्स बी वेरी क्लियर व्हाट दिस मीन्स। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस। बड़ा ऑब्वियस सा प्रूफ है, आई एनकरेज यू टू डू इट योरसेल्फ। सो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे सीक्वेंस बाउंडेड है। तो ये संभावनाएं हैं, या तो सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। सो इफ द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड या इज नॉट बाउंडेड अबव, then this thing is infinite. ये नोटेशन है, इसमें कुछ रहस्य नहीं है। ये कहना कि दिस इज़ नॉट बाउंडेड अबव को बस नोटेशनली ऐसे लिखा जाता है। then one can show that, then it is an exercise to show that xn diverges to infinity. तो इसको फॉर्मली शो करना एक्सरसाइज है, पर पिक्चर्स में हम तुरंत देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग है और अपर बाउंडेड नहीं है, तो उसका जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, और आगे बढ़ता जाएगा, ये कहीं पे थमेगा नहीं। तो जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे विच करस्पॉन्ड्स टू चूजिंग सम रियल नंबर m, तो एक समय ऐसा आएगा जिसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो जो प्लॉट के पॉइंट्स हैं वो उस लाइन के ऊपर ही हैं। यानी अल्टीमेटली द नंबर्स इन द सीक्वेंस एस्केप m, they dominate m, they become greater than m ultimately. That is exactly what it means to say that the sequence diverges to infinity. किसी भी चॉइस ऑफ m के लिए एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद सारे ही पॉइंट्स m से बड़े होंगे, एंड दैट्स इट। उसको बस आपको लिखना है। तो हम वो केस में इंटरेस्टेड हैं या प्रूव करना चाहते हैं, या मैं फॉर्मली लिखूंगा जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज बाउंडेड अबव। सो अस्यूम दिस इज बाउंडेड अबव। अब क्योंकि ये बाउंडेड अबव है तो जो सुप्रीमम है, ये जो चीज़ है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। let's say this is b. So b is the least upper bound of the numbers in the sequence. It's a real number. Or what do we want to do? Want to show that this is the case. तो पहले इसे फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं मैं कितनी अच्छी तरह से बता पाऊंगा, पर मान लें ये है हमारा प्लॉट ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास एक अपर बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका प्लॉट मान लें ये है, और b इज़ अ रियल नंबर, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। पर क्योंकि b इज़ इन पर्टिकुलर एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस xn, जो हॉरिजॉन्टल लाइन b के करस्पॉन्डिंग बनेगी वो इनको पूरी तरह से डोमिनेट करेगी। कोई भी ये जो वाइट वाला डॉट है इसके ऊपर नहीं जा सकता, इस पर हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इन पर्टिकुलर b इज़ एन अपर बाउंड, बट b इज़ मोर देन दैट, b इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। एनीवे, तो ये मान लें ये हमारी लाइन है b के करस्पॉन्डिंग। हम करना क्या चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं
कि जो सीक्वेंस है वो बी पे कन्वर्ज कर रहा है। यानी कि जब भी हम एक एप्सिलॉन चूज़ करेंगे और एक एप्सिलॉन बैंड बनाएंगे अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बी, तो अल्टीमेटली हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो ये पॉइंट्स हैं प्लॉट के, वो सब के सब इस एप्सिलॉन बैंड में आकर के रह जाएंगे। ये हम करना चाहते हैं। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब हुआ कोई एक एप्सिलॉन ऐसा है सच दैट उसके करस्पॉन्डिंग जो एप्सिलॉन बैंड बनेगा उसमें अल्टीमेटली ये पॉइंट्स नहीं समाएंगे, यानी फ्रीक्वेंटली उसके बाहर होंगे, राइट। तो ये जो प्लॉट में पॉइंट्स हैं वो फ्रीक्वेंटली इस एप्सिलॉन बैंड के बाहर हैं। बी माइनस एप्सिलॉन इज द नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो डॉटेड में दिखाई गई है, फ्रीक्वेंटली उसके बाहर है। यानी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ये जो वाइट वाले डॉट्स हैं वो इस एप्सिलॉन बैंड में नहीं एंटर कर रहे हैं। ओके इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्चुअली ये जो बी माइनस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके नीचे रह रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर गए का मतलब हो गया कि एप्सिलॉन बैंड में आ गए। वो एप्सिलॉन बैंड के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, वो तो इनफैक्ट बी के ऊपर नहीं जा सकते। करेक्ट। फिर से बोल देता हूँ, हम मान लेते हैं कन्वर्जेंस नहीं हो रही है बी पर, तो कोई एक एप्सिलॉन ऐसा होगा सच दैट ये जो एप्सिलॉन बैंड है जो नीचे वाला पार्ट है, दिस पॉइंट इज बी माइनस एप्सिलॉन, तो ये जो बैंड बना इस बैंड के बाहर ये पॉइंट्स फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं, इनफाइनाइटली मनी बार पाए जाते हैं। पर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया कि वो फ्रीक्वेंटली बी माइनस एप्सिलॉन से नीचे होते हैं, क्योंकि दो ही संभावनाएं हैं। अगर इस बैंड में कोई चीज़ नहीं है तो या तो वो बी प्लस एप्सिलॉन के ऊपर है, यानी इस डॉटेड लाइन के ऊपर है, या इस डॉटेड लाइन पर है। इस डॉटेड लाइन के ऊपर है या नीचे है। ऊपर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो इसको ही क्रॉस नहीं कर सकता कोई भी ये पॉइंट। ऑल राइट, तो इतना हम समझ गए कि फ्रीक्वेंटली वो इस डॉटेड लाइन के नीचे पाए जाते हैं। पर अगर कोई पॉइंट इस डॉटेड लाइन के नीचे है, मान लें ये वाला, तो उसके जितने पूर्वज हैं वो सब भी इसके नीचे ही होंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग था, राइट। पर क्योंकि ऐसा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ऐसा डॉट, ये जो लेट्स से अ बैड डॉट, एक डॉट को हम बैड तब बोलेंगे जब वो इस लाइन के नीचे पाया जाता है। तो जो बैड डॉट्स हैं वो तो फ्रीक्वेंटली अकर कर रहे हैं, इनफाइनेटली मेनी टाइम्स अकर कर रहे हैं, और उन हर बैड डॉट का पूर्वज भी बैड है। इसका मतलब सभी कुछ बैड है। दैट इज द आर्ग्यूमेंट, बस उसे लिखना है। ऑल राइट, सो सपोज नॉट, then there is epsilon such that this happens frequently. अगेन ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस था अल्टीमेटली और फ्रीक्वेंटली के बीच में, वहीं से बात आ रही है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी। तो मेक श्योर यू फॉलो दिस। एंड नाउ क्योंकि बी डोमिनेट्स एक्स एन, this is equivalent to saying this happens frequently, which is equivalent to saying this happens frequently, but because the sequence is monotonically increasing, this happens for all n। और यहाँ पे हमने वो बात यूज़ करी कि सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। मेक श्योर यू फॉलो दिस। अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी n के लिए हो रही है उससे छोटे हर n के लिए होगी। यहाँ पे 1000 लिख दिया, अगर ये n इक्वल्स 1000 के लिए ये बात ट्रू है, तो n की जगह 1000 से छोटा कुछ भी लिखेंगे तो भी ट्रू ही रहेगी, क्योंकि सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, नॉट जस्ट मोनोटोनिक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। पर इसका क्या मतलब हुआ कि बी माइनस एप्सिलॉन इज एन अपर बाउंड of the points in the sequence. Correct?
पर b माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड हो नहीं सकता है क्योंकि b वॉज द लीस्ट अपर बाउंड, b से छोटा कुछ भी लेंगे वो अपर बाउंड नहीं है। सो दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट। और इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हम पहले देख चुके हैं, ये कोई बहुत नया आर्ग्यूमेंट नहीं है हमारे लिए। ओके, सिमिलरली अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है देन दिस इज इनफिमम। ओके, वेरी वेरी सिमिलर काउंटर पार्ट रिजल्ट। इनफैक्ट इसी की मदद से इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो उसका जो नेगेटिव सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा और वगैरह वगैरह। पर डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हैं, और आई एनकरेज यू टू राइट अ फुल आर्ग्यूमेंट फॉर दिस फ्रॉम स्क्रैच, तभी ये सारे प्रूफ्स में भी ज़्यादा समझ में आएंगे। और यहाँ पे भी वही बात है कि ये माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, और जब भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब होगा कि जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। ऑल राइट, सो आई होप दिस वॉज क्लियर। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, तो हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया इस इक्वेशन के द्वारा, एक्स एन इज साइन 1/n फॉर ऑल n। तो ये रेडियन है, सो लेट मी रिमाइंड यू दिस इज रेडियन, ये डिग्रीज में नहीं है। डिग्रीज में भी लिख सकते थे, पर जब मैंने लिखा है तो मैंने रेडियन मान के लिखा है। ठीक है, सो ये सीक्वेंस है और हम क्या बोलना चाहते हैं, वी क्लेम कि इसकी लिमिट 0 है। ओके, थिंक अबाउट इट। राइट, तो सबसे पहले this sequence is monotonically decreasing. So this is the most important observation. Note और ऐसा क्यों है ये हम फिगर में देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों ही 0 और π/2 के बीच में है। सो लेट्स मे बी लेबल देम, लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि साइन x इज लेस देन साइन y इफ लेस देन इक्वल टू लिख देता हूँ, इफ दिस इज द केस। और ये फिगर से दिख रहा है, अगर x, ये जो एंगल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मान लें यूनिट सर्कल है, तो एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल का मतलब होता है आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ है वही एंगल है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे ये जो वर्टिकल हाइट है बढ़ती जाएगी अप अंटिल π/2, अप अंटिल वी रीच दिस पॉइंट। Therefore, what is sin x? Sin x is this perpendicular length and sin y is that perpendicular length, और उस वजह से ये हो रहा है। तो जैसे कि मैंने एक बार पहले बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम उतना रिगरसली ट्रीट नहीं करेंगे जब तक हम इंटीग्रेशन ना पढ़ लें। समस्या पूरी इसकी है कि ये आर्क लेंथ का मतलब क्या है, फॉर्मली क्या मतलब है, इंट्यूटिवली तो हम समझते हैं क्या है, तो वो चीज़ हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हम ये जो ज्योमेट्रिक इंट्यूशन है उसी की मदद से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि दिस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस सिंपली बिकॉज ये जो इनपुट है ये डिक्रीज कर रहा है और इनपुट हमेशा 0 और π/2 के बीच में है। राइट, 1/n विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड π/2 बिकॉज n इज़ अ नेचुरल नंबर। और ये बाउंडेड है, ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। वन पर्टिकुलर लोअर बाउंड इज 0 क्योंकि ये सीक्वेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, सो ये कन्वर्स तो निश्चित रूप से कर रहा है, यही अभी हमने देखा। सो व्हाट वी नो इज ये जो लिमिट है, मतलब ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट द इन्फिमम। और ये चीज़ एक रियल नंबर है, ये जो चीज़ है एक रियल नंबर है क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। सो दिस थिंग कन्वर्ज, मतलब जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है, इतना तो पक्का है। अब शो ये करना है कि एक्चुअली वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि हमें शो करना है ये चीज़ 0 है। बट फॉर दिस नोट, और वी यूज द फैक्ट
ये फैक्ट हम यूज़ करेंगे। और ये क्यों ट्रू है अगेन फिगर में तुरंत दिख जाएगा। एक बार के लिए x को मानिए 0 से π/2 के बीच में ही है, तो दिस इज़ द एंगल x, यानी कि ये जो आर्क लेंथ है वो x है। ये यूनिट सर्कल हमने बनाया, तो ये जो आर्क लेंथ है अगर वो x है यानी ये एंगल x है, तो साइन ऑफ x इज़ दिस परपेंडिकुलर लेंथ। पर इट शुड बी क्लियर कि ये जो लेंथ है वो एक कर्व्ड लेंथ से तो छोटी ही होनी पड़ेगी, राइट। और ये बस विजुअली ही अभी हम बोल सकते हैं, इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँ मुझे नहीं पता। वन वे टू जस्टिफाई इज प्रॉब्ली दिस कि हाँ, सो दिस इज वन वे टू जस्टिफाई। व्हाट यू डू, यू ड्रॉप दिस परपेंडिकुलर, दिस लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज साइन ऑफ एक्स, और ये लाइन जोड़ लें। जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज से तो छोटी ही होगी, करेक्ट। पर हाइपोटेन्यूज इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस टू एंड पॉइंट्स, और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है, और ये कर्व्ड लाइन सेगमेंट है। तो जो आर्क लेंथ है वो कर्व्ड लाइन सेगमेंट है, यानी एक्स इज द कर्व्ड लाइन सेगमेंट दैट डोमिनेट्स दिस हाइपोटेन्यूज की लेंथ एंड दैट डोमिनेट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी साइन एक्स। सो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, बट अगेन वो वाली बात कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अगेन ये हमने रिगरसली प्रूव नहीं किया क्योंकि लेंथ ऑफ अ कर्व के लिए हमें इंटीग्रेशन थ्योरी चाहिए, वो बाद में, पर अभी के लिए हम इंट्यूशन से काम चलाएंगे। एट एनी रेट आई एम श्योर ये आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है। यूजिंग दिस, क्या है ये इन्फिमम? यूजिंग दिस वी नो राइट। वेल मे बी लेट मी आर्ग्यू क्यों ऐसा है। सो वॉट वी हैव इज, आई एम जस्ट आर्ग्यूइंग दिस इन्फिमम वाली स्टेटमेंट, ये आपको खुद करना चाहिए पर फिर भी मैं कंप्लीटनेस के लिए कर देता हूँ। What we have is sin 1/n is less than 1/n, लेस देन इक्वल टू लिखने में कोई बुराई नहीं है, करेक्ट। ये हर n के लिए ट्रू है, तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिमम लूँगा तो भी ट्रू ही हो जाएगी, क्योंकि इन्फिमम तो और भी छोटी चीज़ होती है। तो यहाँ मैं लेफ्ट साइड में इन्फिमम लिख सकता हूँ, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे n इज़ अ डमी थिंग, तो मैं इसको n ना लिख के मैं m लिख देता हूँ, जस्ट सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। ये चीज़ हर n के लिए ट्रू थी। लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स अपीयर कर रहे थे एज n रेंजेस फ्रॉम 1 to whatever 1 2 3 4 एट्सेट्रा, उन सब का इन्फिमम लिख दिया तो भी इनइक्वालिटी तो प्रिजर्व ही रहेगी और हर n के लिए रहेगी। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी हर n के लिए ट्रू है, इसका मतलब हुआ ये जो भी चीज़ है, ये एक नंबर है, ये जो भी चीज़ है ये एक लोअर बाउंड है इस सेट का, राइट। क्योंकि ये हर n के लिए इनइक्वालिटी है, तो ये जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो इस सेट का लोअर बाउंड है। तो इस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उससे बड़ा ये लेफ्ट साइड का नंबर नहीं हो सकता, और उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। वही जो बात है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द राइट हैंड साइड। तो ये रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए, ओके। इस तरह की चीज़ हम पहले देख चुके हैं, बड़े नीवे। और यहाँ पे मैंने m लिखा हुआ है पर यहाँ पे n लिखा है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, m बस यहाँ पे स्पष्टता के लिए लिखा हुआ है। सो वी हैव दिस, बट वी नो दिस इज़ ज़ीरो। ये तो हम जानते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वगैरह ये सब तो हम कर ही चुके हैं। सो दिस इज़ ज़ीरो। तो हमें क्या मिला कि ये जो चीज़ है वो ज़ीरो से बड़ी नहीं है, पर हर नंबर ही यहाँ पर ज़ीरो से बड़ा है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं है, हमेशा ही पॉजिटिव है। तो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दीज नंबर्स ज़ीरो से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो ऑलरेडी इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ दीज नंबर्स। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैन नॉट बी स्मॉलर देन ज़ीरो, सो दिस इज़ एटलीस्ट ज़ीरो। ये तो हमें पता ही था। तो केवल एक संभावना है फिर इसके पास, दिस हैज़ टू बी ज़ीरो। ये ज़ीरो से बड़ा नहीं है और ज़ीरो से छोटा भी नहीं है। दैट्स इट, ओके। सो वी हैव शोन कि ये जो चीज़ है वो ज़ीरो है। मे बी इसको मैं, या ठीक है चलो, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस। अभी हमने बहुत मेहनत करी ये चीज़ करने के लिए,
छोटी सी चीज़ प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत करी। जैसे जैसे हम और टूल्स डेवलप करेंगे ये सारे प्रूफ्स और छोटे हो जाएंगे, हमें इतनी रीजनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट हम सब कुछ बेसिक से कर रहे हैं तो अभी समय तो लगेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पॉजिटिव एक्स फिक्स किया, फिर हम कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है, यानी कि अगर हम एक्स एन को डिफाइन करें एज द nth रूट ऑफ एक्स, और रिकॉल इसका मतलब क्या है, ये वो यूनिक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है जिसकी nth पावर x के बराबर है। और हमने शो किया था कि ऐसा एक यूनिक पॉजिटिव यूनिक नॉन नेगेटिव रियल एग्जिस्ट करता है। ओके, सो हम कह रहे हैं कि उस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 1 है। फ़र्क नहीं पड़ता x 1 से छोटा है या बड़ा है या 1 के बराबर। अगर x 1 के बराबर है तो ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है, 1 1 1 1, क्लियरली तब तो लिमिट 1 ही होगी। इंटरेस्टिंग केसेस हैं जब x 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। थिंक अबाउट इट। तो ह्यूरिस्टिकली क्या हो रहा है कि जब हम किसी चीज़ का nth रूट लेते हैं, मान लें वो चीज़ 1 से बड़ी है, एक बार 2 ही ले लें, x को 2 ही ले लें, तो क्लियरली हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा, वेल 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर हाफ, फिर 2 की पावर 1/3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस आएगा। और ये डिक्रीजिंग है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, दिस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और बड़ी तेज़ी से डिक्रीज करना चाहिए। क्यूब रूट ले रहे हैं, फिर फोर्थ रूट ले रहे हैं, तो तेज़ी से डिक्रीज करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये 1 से छोटा कभी नहीं होगा। अगर 2 टू दी पावर मान लें 1/17 कोई बोलता है कि 1 से छोटा है, तो बोथ साइड अगर पावर 17 करेंगे तो 2 लेस देन 1 आ जाएगा। तो ये 1 से छोटा नहीं है, हमेशा 1 से बड़ा ही है और डिक्रीज भी कर रहा है। और इंट्यूशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि 1 पे ही जाएगा, ये गिरते 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 1 पे ही जाना चाहिए। ओके, पर समहाउ इसको प्रूव करना है, और जो आइडिया एटलीस्ट मैं दिखाऊंगा प्रूफ में, उस तरह का आइडिया हम देख चुके हैं। इंटरेस्टिंग आइडिया है। सो वी विल अस्यूम कि x 1 से बड़ा है, जो बाकी के केसेस हैं वो एक्सरसाइज। रिमेनिंग केसेस हैं क्या? रिमेनिंग केसेस हैं x = 1 एंड x लेस देन 1। बहुत सिमिलर डिस्कशन है x लेस देन 1 वाले केस में, x = 1 तो ट्रिवियल है। सो ये मान लिया, अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं। सो अगेन नोटिस, वी नो this is a decreasing sequence where what is xn? xn is the nth root of x. ये तो हमें पता ही है कि this is a decreasing sequence. Also, जो अभी मैंने बोला, each term is at least 1. Simple observations. So therefore, जो अभी हमने सीखा, मेन थ्योरम जो हमारा है, उससे हमें पता है कि this thing is equal to the infimum. करेक्ट? और ये एक फाइनाइट नंबर है क्योंकि जो सीक्वेंस है वो लोअर बाउंडेड है। तो इससे इतना तो तय हो गया कि ये जो सीक्वेंस है, जो हमारा सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज तो कर रहा है। अब बस ये शो करना है कि दिस इज़ 1। सो वांट टू शो दैट। ओके, सो से द infimum इज अल्फा। तो अल्फा क्या है? दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस, या दिस सीक्वेंस एक ही बात है, और 1 इज ऑलरेडी अ लोअर बाउंड। तो हमें ये तो पता ही है कि अल्फा 1 से छोटा नहीं हो सकता। वी ऑलरेडी नो अल्फा इज एटलीस्ट 1, right? 1 was a lower bound. 1 was a lower bound. This is the greatest lower bound. The greatest lower bound will be at least any lower bound. So we have this. तो हमें करना क्या है कि we want to show alpha is 1, ये दिखाना है। ओके, सो सिंस अल्फा इज अ लोअर बाउंड इन पर्टिकुलर, इस इक्वेशन से हमें पता है कि अल्फा इज इन पर्टिकुलर अ लोअर बाउंड ऑफ दिस, सो वी हैव this is true for all n,
और यही वो वाली ट्रिक जो हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में भी, या रादर ये वाली जो चीज़, जब ये वाली चीज़ हमने प्रूव करी थी कि इन्फिमम ऑफ 1/n इज 0, बिल्कुल उसी तरीके से इसको करेंगे, वही वाली ट्रिक से. सो दिस शोज दैट अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2nth root for all n. This implies that, just notice, बोथ साइड यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बोथ साइड स्क्वायर करके इनइक्वालिटी डैमेज नहीं होगी. सो दिस गिव्स अल्फा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दैट थिंग. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा स्क्वायर इज ऑल्सो अ लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. पर क्योंकि अल्फा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हमें पता है कि ये इनइक्वालिटी होनी चाहिए, और ये तो हमें पता ही है, सॉरी, ये इनइक्वालिटी होनी चाहिए और ये तो हमें पता ही है. तो अगर अल्फा 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा होता तो ये इनइक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती थी. इसको अगर पूरी तरह से करना ही है, तो दिस इम्प्लाइज, दिस इज द केस which implies, this is the case, पर क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है इसका मतलब हो गया कि दिस कैन नॉट बी नेगेटिव. इन दोनों का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव है और पहला टर्म पहले से ही नॉन नेगेटिव है, तो ये भी नॉन नेगेटिव है. सो दैट गिव्स अस, दिस इज द केस विच मीन्स 1 इज डोमिनेटिंग अल्फा, और ये हमारे पास पहले से था. तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो अल्फा 1 आ जाएगा, एंड दैट्स इट. वही दिखाना था. तो बेसिकली दिस वाज द मेन आइडिया जो हमने यहाँ पे भी देखा था कि एक 2n इंट्रोड्यूस हो गया और फिर बोथ साइड स्क्वायर एट्सेट्रा, समहाउ यू एग्जीक्यूट दैट थिंग. तो दिस इज़ अ नाइस आइडिया. बाद में हम कुछ स्ट्रॉन्गर रिजल्ट सीखेंगे जिनकी मदद से ये सब चीज़ें ट्रिवियल हो जाएंगी, ये जो इस तरह की लिमिट है, बट वी नीड टू नो द बेसिक्स, बहुत ज़रूरी है. नाइस एग्जाम्पल, और ये रिजल्ट हम शायद बार बार यूज़ करेंगे, कभी भी यूज़ कर सकते हैं. पिछली स्लाइड में जो देखा उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर रिजल्ट. इस बार यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये नंबर बढ़ रहा है, पर तो भी हम कह रहे हैं कि ये जो चीज़ बनेगी वो 1 पे कन्वर्ज कर रही है. ये नंबर अगर फिक्स्ड रहता तो अब तो हमने देखा कि वो 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा ये सीक्वेंस, पर अब हम अंदर की ये जो सामग्री है इसको बढ़ाते भी जा रहे हैं, पर तो भी हम कह रहे हैं नहीं, वो 1 पे ही कन्वर्ज करेगा, फ़र्क नहीं पड़ा. रीज़न इसका ह्यूरिस्टिकली ये है कि जो रेडिकल के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है वो लीनियर है, वो हर टाइम स्टेप के साथ 1 से बढ़ रहा है. पर रेडिकल इज़ वेरी पावरफुल, इट डिमिनिशेस, वो जो इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो गेन मिल रहा है उसको वो नलिफाई कर दे रहा है. रेडिकल इतना पावरफुल है. बेसिकली वैसी कुछ बात है ह्यूरिस्टिकली. तो अगर ऐसी कोई चीज़ मुझे प्रूव करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करूँगा. मैं ये देखना चाहूँगा कि ये सीक्वेंस कैसे बिहेव कर रहा है. अब आप पूछ सकते हैं कि एग्ज़ाम में हम डेटा थोड़ी कलेक्ट कर सकते हैं, एक बार एग्ज़ाम को भूल जाएं, या हम मैथ समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसी कोई चीज़ मुझे प्रूव करनी है तो मैं देखना चाहूँगा इसका बिहेवियर क्या है, उससे मेरे पास शायद कुछ कंजेक्चर्स आएंगे, फिर वो कंजेक्चर्स को मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा. तो मैंने इसको प्लॉट कर लिया. तो क्लियरली n = 1 पे वैल्यू 1 है इस चीज़ की, 2 पे वैल्यू इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज़ लाइक 1.41 समथिंग दिख रहा है यहाँ से. फिर 3 पर 1.7 समथिंग होगा, नहीं, क्यूब रूट ऑफ 3 1.7 नहीं होता, क्यूब रूट ऑफ 3 कुछ होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है, समथिंग लिटिल बिगर देन 1.4 बट लेस देन 1.6, मे बी इवन लेस देन 1.5. पर उसके बाद ये ट्रेंड यहाँ दिख रहा है, दिस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस आफ्टर दिस पॉइंट. तो पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर से इंक्रीज़ हुआ, पर उसके बाद से ये डिक्रीजिंग बन गया. तो ये ट्रेंड हमने नोट किया, और अब एक बार ये ट्रेंड हम प्रूव कर दें कि ये वास्तव में डिक्रीजिंग है. ये तो क्लियर है कि 1 से छोटा तो कभी ये होना था नहीं, ये नंबर कभी 1 से छोटा तो होने वाला था भी नहीं. तो एक बार हमने प्रूव कर दिया ये डिक्रीजिंग है, तो कम से कम इसकी कन्वर्जेंस तो प्रूव हो जाएगी, राइट. वो अलग प्रश्न है कि फिर हम ये कैसे दिखाएंगे कि वो जो लिमिट है वो 1 है.
ओके, सो अब हम ये करने जा रहे हैं. सो लेट्स सी. सो पहला क्लेम कि जो हमारे प्लॉट में पैटर्न दिख रहा है वो वास्तव में ट्रू है, यानी कि 3 और 3 के बाद वो डिक्रीजिंग है. इस क्लेम को हमें प्रूव करना है, पर उसको हम स्थगित करेंगे. आएंगे इस क्लेम पर. एक बार मान लें प्रूव हो गया और खुद से विचार करें कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं. दिस विल रिक्वायर सम टेक्निकल स्किल, बट सपोज दैट हैज़ बीन डन. सो नाउ let xn be the nth term of the sequence. अब हमने क्या सीखा था पिछले लेक्चर में, जो मैंने रिकॉल भी नहीं किया यहाँ पे. शुरू में जो हम रिकॉल करते हैं उसमें नहीं किया रिकॉल, पर हमने क्या सीखा था कि शुरू के कुछ टर्म्स, कुछ फाइनाइटली मैनी टर्म्स को उठा के फेंक भी दें, कन्वर्जेंस उससे इफेक्ट नहीं होता. तो इवन दो ये जो सीक्वेंस एक्सन है ये एक मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि शुरू में ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है. तो ये ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. पर आफ्टर यू थ्रो अवे द फर्स्ट टू टर्म्स, दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एक्सन इज रियली डिटर्मिन्ड बाय इट्स टेल. यही तो हमने पिछली बार सीखा था. तो सिंस अ टेल ऑफ इट, यानी अल्टीमेटली दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इट इज ऑल्सो अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि ये लोअर बाउंडेड तो है ही. सो वी नो इट इज कन्वर्जेंट बिकॉज इट इज अल्टीमेटली डिक्रीजिंग. Because two things: one, it is lower bounded, and two, it ultimately decreases. या मैं ऐसे लिख देता हूँ x3 dominates x4 and so on. और लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्चुअली इस सीक्वेंस का इन्फिमम होगा. क्योंकि कन्वर्जेंस इसी चीज़ से तय हो रहा है. फ़र्क नहीं पड़ता पहली दो वैल्यूज़ क्या आती हैं. पहली दो वैल्यूज़ आप छेड़ करके कुछ भी कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे लिमिट पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये जो सीक्वेंस बना x3 x4 x5 डॉट डॉट डॉट, इसी सीक्वेंस की जो लिमिट है वही ओरिजिनल सीक्वेंस की भी लिमिट है. अनदर वे, अगर हम डिफाइन कर दें yn एज xn प्लस 2, तो जो लिमिट yn की है वही लिमिट xn की भी है, राइट. और ये क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसकी लिमिट इज द इन्फिमम बिकॉज इट इज लोअर बाउंडेड. इनफैक्ट इसकी लिमिट इज द इन्फिमम इवन इफ इट वाज नॉट लोअर बाउंडेड. But the point is, since it is lower bounded, this is convergent and the limit is equal to its infimum. So we know so note very carefully, यहाँ पे मैंने n at least 3 लिखा हुआ है. Okay, so we have this. और फिर हम वही वाली ट्रिक खेलेंगे जो वो 2n वाली ट्रिक है, वही ट्रिक खेलेंगे. So all right, let's say alpha is the infimum. We know, yeah, I want to show that alpha is 1, जहाँ पे हमें पहले से पता है कि alpha is at least 1. क्यों पता है? क्योंकि अगेन 1 is a lower bound. One is dominated by each of these, right? So ये तो हमें पता ही है. One is a lower bound. Alpha is the greatest lower bound. The greatest lower bound will dominate any lower bound. So ये तो हमें पता ही है. And now again, so we have, this is true for all n at least 3, right? Alpha is the infimum of xn's from 3 onwards, n from 3 onwards. तो हम यही लिख सकते हैं, हम यहाँ पे n greater than equal to 1 नहीं लिख सकते. So we have this, which implies this. फिर both sides square, again क्योंकि अल्फा नॉन नेगेटिव है और
आई मीन ये दोनों चीज़ें नॉन नेगेटिव हैं तो बोथ साइड स्क्वायर करके इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी. सो वी गेट nth रूट ऑफ 2n. अब बड़ा अच्छा होता है अगर यहाँ पे n ही रह जाता, तब तो बात खत्म हो जाती, तब तो जो पिछली स्लाइड में जिस तरह की चीज़ देखी वैसे ही हो जाता, पर यहाँ पे एक 2n फंस गया है. बट व्हाट इज दिस इक्वल टू? nth रूट ऑफ 2 times the nth root of n. करेक्ट. ओके. सो अब थोड़ा समझने की कोशिश करें. ये जो चीज़ है अगर हम n बढ़ाते जाएं तो हम जानते हैं दिस विल कन्वर्ज टू 1. दिस इज ऑलवेज एटलीस्ट 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. बट वी नो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड कि ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है. तो n अगर बहुत बड़ा है तो हम प्रिटेंड कर सकते हैं, ह्यूरिस्टिकली वी कैन प्रिटेंड फॉर द मोमेंट कि ये 1 ही है. इसको 1 ही एक बार मान लें ह्यूरिस्टिकली. तो उससे क्या आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n रूट n फॉर ऑल n एटलीस्ट 3. फिर क्या होगा कि अल्फा स्क्वायर इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस गाय बट अल्फा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वी वुड गेट दिस इनइक्वालिटी, बट देन दैट वुड फोर्स अल्फा इज 1 जस्ट लाइक इन द प्रीवियस स्लाइड. पर वहाँ पे ये प्रिटेंशन आ गया, ये जो एक गड़बड़ स्टेप हमने कर दिया. इसको 1 तो हम लिख नहीं सकते, दिस कन्वर्जेस टू 1 बट दिस इज नॉट 1. ओके. सो वी वांटेड टू शो दैट अल्फा इज इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, नाउ वी अस्यूम ऑन द कॉन्ट्री दैट अल्फा इज नॉट 1. दैट अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. अल्फा 1 से छोटा तो नहीं है, 1 वॉज ऑलरेडी अ लोअर बाउंड. 1 was a lower bound of this sequence, yeah, rather this sequence. 1 was a lower bound of this sequence. Alpha was the greatest lower bound, तो alpha 1 से छोटा तो नहीं है. शो करना था alpha is 1, तो on the contrary we assume it is not 1, but then this is the only possibility. Okay, so alpha is greater than 1 and let's say we write it as 1 plus something. Say alpha is 1 plus delta or some delta positive. तो जो बात अभी हम ह्यूरिस्टिकली बोल रहे थे कि वी कैन प्रिटेंड दिस इज 1, उसको अब हम एग्जीक्यूट करेंगे. ऑलराइट, सो नाउ since this is 1, we know this is less than 1 plus delta by 2 ultimately. अब प्रश्न है यहाँ पे डेल्टा बाई 2 क्यों लिखा. यहाँ पे बस मैं लिखना चाहता हूँ कोई छोटा नंबर. हमें प्रिटेंड करना है ये 1 के बराबर है, बट रिगोरसली तो हम उसको 1 के इक्वल नहीं लिख सकते. व्हाट वी वांट टू से इज़ कि जब n बहुत बड़ा है तो ये संख्या 1 के बहुत करीब है, तो यहाँ पे बस मैं कोई बहुत छोटा नंबर लिखना चाहता हूँ. बेसिकली आइडिया ये है कि अल्फ़ा इज़ 1 प्लस डेल्टा और उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड लगा हुआ है. Now this is less than equal to as n is very very large. यहाँ पे एक संख्या है कि जो 1 के बहुत बहुत करीब है. You can think of it as 1 plus 1 upon 10 billion. और फिर ये जो चीज़ है ये अल्फ़ा के बहुत करीब चली जाएगी. So you can write this as alpha plus 1 upon whatever 10 trillion something some huge. तो अगर ये चीज़ें बहुत छोटी हैं तो the product would be very close to alpha. And this is alpha square. And that would give this kind of a domination कि alpha square is less than equal to alpha plus some chiller. That is the kind of thing that we are trying to do. पर ये delta by 2 मैंने चुना है इसलिए है कि it works. अगर delta by 2 से काम नहीं चलता तो मैं delta by 3 ट्राई करता, delta by 5 ट्राई करता, किसी एक हाई इनफ डिनोमिनेटर से बात बन जाती. पूरा आर्ग्यूमेंट देखेंगे तो बात और समझ में आएगी. सो वी नो दिस हैपन्स अल्टीमेटली एंड सिमिलरली दिस इज लेस देन अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2. ये चीज़ अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रही है तो अल्टीमेटली वो अल्फ़ा प्लस डेल्टा बाई 2 से बड़ी नहीं रहेगी, छोटी ही रहेगी अल्टीमेटली. So therefore using these two and using this,
we have this happens ultimately क्या मतलब this is true ultimately कुछ नहीं, this is true for all n large enough, this is true for all n large enough and this is also true for all n large enough. ऐसा कोई भी n ले लें जिसके लिए जो 3 या 3 से बड़ा है, जिसके लिए ये भी हो रहा हो और ये भी हो रहा हो, वो n अगर हम यहाँ रखेंगे तो उस n के लिए ये क्वांटिटी भी 1 प्लस डेल्टा बाई 2 से छोटी है और ये क्वांटिटी अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 से छोटी है, तो वी विल गेट दिस इनइक्वालिटी. ओके, मेक श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर. Using 1 and 2 we have this, which implies क्योंकि alpha is 1 plus delta, right, which implies this inequality, which implies cancel, ये मिलकर के 2 डेल्टा है and ये 2 डेल्टा cancel, so we get delta square is less than 3 by 4 delta square, which is a contradiction if delta is positive. समझें, ये पूरी रीजनिंग बहुत ज़रूरी है. यहाँ तक हम आ गए, दिस इज़ फॉर ऑल n एट लीस्ट 3. अगर यहाँ पे 1 लिखा होता है देन वी वर डन. आई होप यू गेट दैट, बिकॉज ये पिछले स्लाइड में एग्जैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट था. यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, बट हम जानते हैं ये 1 के जैसा है अगर n बहुत बड़ा है. बस उस बात को एक्सप्लॉइट किया गया है. और 1 के जैसा है का मतलब फिर वो टेक्निकल है और वो करना पड़ेगा. बहुत मुश्किल कुछ नहीं हो रहा है, पर आपको रुक करके धीरे धीरे इस पर सोचना होगा. जल्दीबाजी ना करें. ह्यूरिस्टिक मैंने बता दी, जो मोटिवेशन है आइडिया का वो मैंने बता दिया. ओके, सो दिस प्रूव्स द statement modulo this claim. So now we will prove this claim. तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये चीज इज एट लीस्ट दिस थिंग फॉर ऑल n एट लीस्ट 3. एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ लिखी और मैंने सर्ड नोटेशन के बजाय पावर नोटेशन यूज़ कर ली. ये पावर 1/n का मतलब नोटेशनली मतलब बस यही है. इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो ये हमें करना है. अब क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव ये भी नॉन नेगेटिव, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर क्यूब या कोई नेचुरल नंबर की पावर रेस कर देंगे तो इनइक्वालिटी डैमेज नहीं होगी. तो बोथ साइड पावर n+1 कर देते हैं. सॉरी, वांट टू शो, सो लेट मी से दैट अगेन. हमें दिखाना है दिस इज ट्रू फॉर ऑल n एट लीस्ट 3, बट शोइंग दिस इज इक्विवेलेंट टू शोइंग दिस फॉर ऑल n एट लीस्ट 3. ये हमें करना है. बोथ साइड पावर n+1 रेज करने के बाद ये इनइक्वालिटी शो करना या पहले करना एक ही बात है. तो ये करने के बजाय हम ये शो करेंगे फॉर n एट लीस्ट 3. और हमने देखा था इसका मतलब क्या है. n टू दी पावर सम रैशनल नंबर, हमने इस पर बात करी थी, रैशनल पावर्स की हमने बात करी थी. तो व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें मान के चल रहा हूँ आपको पता है. नाउ रेज बोथ साइड टू दी पावर n. इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, इक्विवेलेंट है. तो हमें ये शो करना है बेसिकली कि n टू द पावर n+1 डोमिनेट्स n+1 टू द पावर n वेन एवर n इज एट लीस्ट 3. ओके, सो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड करेंगे और लेट्स सी, आई मीन वन हैज़ टू फिगर दिस आउट. किसी भी तरीके से इसे करना है. सो दैट इज n टू द पावर, या रादर सबसे पहले तो n चूज़ के और फिर n टू द पावर n- के टाइम्स 1 टू द पावर के, पर वो मैं लिख नहीं रहा हूँ. बट ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू, इसको 3 पार्ट में तोड़ देंगे. तो ये तो 0 से लेके n+n-2 तक चले गए. फिर k इक्वल्स n-1 और k इक्वल्स n, ये दो टर्म्स अलग से हम लिखेंगे.
सो दिस प्लस k बराबर n-1 के लिए क्या आएगा, दिस विल बी n स्क्वायर, और k बराबर n के लिए दिस विल बी 1. सो जस्ट नोट दिस इज करेक्ट, जस्ट वेरीफाई. अब क्यों ऐसे तोड़ा, वेल समथिंग, दिस इज नॉट द ओनली वे टू प्रूव सच अ थिंग, देयर शुड बी मेनी अदर वेज. सो पॉइंट इज, ये जो चीज़ है दिस इज डोमिनेटेड बाय n टू द पावर k. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, नोट n choose k is dominated by n to the power k. This is for all k. So why is this? एक बार इसको k equals 2 के लिए समझते हैं. ये बात क्यों ट्रू है? n choose 2 है क्या? अगेन फॉर्मूला लिख के तो हो जाएगा, पर n choose 2 का कॉम्बिनेटोरियम मतलब क्या है? मान लें हमारे पास n टॉफ़ीज़ हैं और उन सबके नाम हैं 1 से लेकर के n तक, और इसमें से 2 टॉफ़ीज़ हमें जेब में रखनी है. तो कितने चॉइसेस हैं हमारे पास? उस नंबर का नाम ये है. n स्क्वायर क्या है? बोला गया है कि 2 स्लॉट बने हुए हैं, पहले स्लॉट में वो नंबर लिख लो जो टॉफ़ी चाहिए, और दूसरे स्लॉट में भी वो नंबर लिख लो जो टॉफ़ी चाहिए, और रिपीटिशन भी अलाउड है, तो एक टॉफ़ी 2 बार भी मिल सकती है. क्लियरली जो दूसरा सिनेरियो है उसमें हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, राइट? सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, और ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्टे ऑन दिस, दिस इज़ नॉट हार्ड टू प्रूव. सो वंस यू हैव दिस, हम इसको अपर एस्टिमेट कर सकते हैं, ये जो टर्म है. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू n टू द पावर k टाइम्स n टू द पावर n माइनस k. और इसीलिए मैंने ऐसे स्प्लिट किया था, बिकॉज दिस वॉज डोमिनेटेड बाई n टू द पावर k. वहीं से ये आइडिया आया था कि ऐसे स्प्लिट कर लो, बट देर मे बी मेनी वेज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, विच इज इक्वल टू, करेक्ट, विच इज फर्दर इक्वल टू, ये जो चीज़ है ये क्या है, n-1 टाइम्स n to the power n, which is equal to n to the power n plus 1 minus n to the power n इसके बराबर है. एंड नाउ इट्स अ सिंपल थिंग टू शो कि ये जो चीज़ है दिस विल बी पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव फॉर n एट लीस्ट 3. सो लेट्स सी वाई. ये जो टर्म है इसमें n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो दिस इज n टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1, करेक्ट. तो अगर n इज एट लीस्ट 3 देन दिस इज ग्रेटर देन 1. सो दिस इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. फिर उसमें भी कोई चीज़ मल्टीप्लाइड है जो 1 से ठीक ठाक बड़ी है. सो दिस थिंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर इफ n इज एट लीस्ट 3. जस्ट वेरीफाई. एंड देयरफॉर दिस होल थिंग इज डोमिनेटेड बाय द फर्स्ट गाय, क्योंकि वी आर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव एंटिटी फ्रॉम इट. सो दिस होल थिंग is dominated by this guy, but this whole thing is exactly that thing, and that proves what we wanted to prove. Okay, so मुझे इतना ही बताना था. I think एक स्लाइड और है, एक सेकेंड. राइट, सो एक फाइनल बात कि हमने देखा कि मोनोटोनिसिटी एंड बाउंडेडनेस गारंटीज कन्वर्जेंस, पर दैट्स नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, दैट्स अ सफिशिएंट कंडीशन. अगर मोनोटोनिक और बाउंडेड है कोई सीक्वेंस तो कन्वर्ज करेगा, पर कोई सीक्वेंस नॉन मोनोटोनिक होते हुए भी कन्वर्ज कर सकता है. अभी भी हमने एक एग्जांपल देखा, ये भी एक नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर सकता है, पर उससे भी जो कन्वर्ज करता है पर उससे भी ड्रास्टिकली डिफरेंट एग्जांपल है. ये एकदम भी मोनोटोनिक नहीं है. ये जो था ये तो फिर भी मोनोटोनिक बन तो जा रहा था अगर शुरू के 2 टर्म्स ड्रॉप कर दें. ये वाला तो कभी नहीं बनेगा. ये सीक्वेंस है क्या? इस फिगर से मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि द सीक्वेंस इज xn इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, पर ये भी कन्वर्ज कर रहा है. ये सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू 0. यू कैन शो दिस एज एन एक्सरसाइज. तो आई जस्ट वांटेड टू से कि मोनोटोनिसिटी इज बाय नो मीन्स अ नेसेसरी कंडीशन. ओके,
इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट कंडीशन इन फैक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सीक्वेंसेस कन्वर्ज करते हैं वो मोनोटोनिक नहीं होते. All right, so with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.